मित्रों, क्या आप जानते हैं इस संसार में हर व्यक्ति अपना भाग्य लेकर उत्पन्न होता है। फिर हम यह कैसे कह देते हैं कि तेरा मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता है। जैसे इस कहानी में बताया गया है कि कैसे एक संपन्न व्यक्ति अपने ही पुत्र को यह कहकर घर से निकाल देता है कि देखते हैं तेरा भाग्य प्रबल है या तेरे पिता का। आगे की कहानी जानने के लिए इसे अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, किसी नगर में दौलत राम नाम का एक सेठ रहता था। उसे अपनी धन संपत्ति का बड़ा घमंड था। ईश्वर ने उसे 4 पुत्र दिए थे। एक दिन उसने अपने चारों लड़कों को अपने पास बुलाया, यह जानने के लिए उनके अपने पिता के बारे में कैसे विचार है। यही सोचकर उसने चारों लड़कों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाते हो? तब लड़कों ने कहा, हम सब आप ही के भाग्य का खा रहे हैं। सेठ के तीनों लड़कों ने एक साथ यही जवाब दिया। लेकिन सबसे छोटे लड़के रवि ने कहा, इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी के भाग्य का नहीं खा सकता, इसलिए मैं तो सिर्फ अपने ही भाग्य का खाता हूँ, आपके भाग्य का नहीं। यह सुनकर दौलत राम को क्रोध आ गया और बोला, जब तुम अपने ही भाग्य का खाते हो तो निकल जाओ मेरे घर से। तब दौलत राम की पत्नी ने उसे बहुत समझाया बुझाया, लेकिन वह नहीं माना और उसने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। उस समय रवि को विदा करते हुए उसकी माँ ने उसे कुछ रोटियां दी। उसके पिता भी उसे न देख सके, इसलिए उन रोटियों के अंदर कुछ पैसे छिपा कर रख दिए और फिर रवि को घर से निकलना पड़ा। चलते चलते रास्ते में रात हो गई और वह थक भी गया था। अभी उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ी। वह गुफा के अंदर जाकर सुस्ताने लगा। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई और आधी रात को कुछ लोगों की आवाज़ को सुनकर उसकी नींद टूट गई। उसने 4 लोगों को गुफा में बातें करते हुए सुना। उनमें से एक कह रहा था, हमें इस राज्य की जासूसी सतर्कता से करनी है। हमसे 2 लोगों को राज दरबार में नौकरी हासिल करनी चाहिए। यहाँ के चप्पे चप्पे की जानकारी हमें अपने राजा तक पहुँचानी है। मौका देखकर बाद में हम इस राज्य पर आक्रमण कर देंगे। कुछ देर बाद वहाँ से वे चले गए। रवि ने सोचा, मुझे इन जासूसों की सारी बातें राजा को बता देनी चाहिए। सुबह होने से पहले ही वह दरबार में पहुँच गया और उन जासूसों की सारी बातें राजा को बता दी। कुछ देर बाद उनमें से 2 जासूस राज दरबार में आए नौकरी मांगने। तभी रवि के इशारे पर दोनों को पकड़कर कैद कर लिया गया। राजा रवि से बहुत खुश हुआ। राजा ने रवि से कहा, तुम मुझसे जो चाहो सो मांग सकते हो। रवि को घुड़सवारी का शौक था। उसने राजा से एक घोड़ा मांगा। राजा ने खुशी से उसे घोड़ा दे दिया। रवि उस घोड़े पर सवार होकर आगे निकल गया। जब उसे भूख लगी तो उसने अपनी माँ की दी हुई रोटियाँ खा ली। रोटियों में छिपे पैसों से उसने अपने लिए जरूरी चीज़ें खरीदी। रास्ते में उसे एक गर्भवती बकरी दिखाई दी जो अपने झुंड से बिछड़ गई थी। रवि ने उसे अपने पास रख लिया। बकरी ने कुछ दिनों बाद एक बच्चा उत्पन्न किया। वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक बार रवि को रास्ते में ही रात हो गई तो कुछ ही दूरी पर उसे एक गांव दिखाई दिया। वह घोड़े पर सवार हो और बकरी सहित उस गांव में पहुंच गया। उसने गांव वालों से कहा कि उसे एक रात रुकने के लिए एक कमरा चाहिए। उस गांव के लोग बड़े ही दुष्ट स्वभाव के थे। उन्होंने गांव से बाहर आर पर एक मकान बना रखा था। यह खुला मकान था। इसमें दरवाजे और खिड़कियां हमेशा खुली रहती थीं, जिससे रात को वहाँ ठंडी हवा आती थी। भी यात्री रात के समय इस गांव में आता था। गांव वाले ठहरने के लिए उसे इसी मकान में ले जाते थे, जिससे रात के समय वह यात्री सुबह तक ठंड से इस कमरे में मरा हुआ मिलता था। वह उसका सामान और पैसे आपस में बांट लेते थे। गांव वालों ने रवि की व्यवस्था उसी मकान में जाकर कर दी। पहले तो सब ठीक रहा। यूं ही रात गहराने लगी, तेज ठंडी हवाएं चलने लगीं, इससे ठंड काफ़ी बढ़ गई। अब रवि के सामने यह प्रश्न आ खड़ा हुआ कि इस ठंड से मुकाबला कैसे किया जाए। उसी समय कमरे में एक हाथ की चक्की रखी हुई दिखाई पड़ी, जिसे उसने चलाना शुरू कर दिया। चक्की चलाते चलाते वह पसीने से तर हो गया। उसने सारी रात चक्की चलाते हुए ही गुजार दी। सुबह होने पर गांव के लोग जब वहां आए और रवि को जिंदा देखकर
उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सभी बोल पड़े, अरे तुम जीवित कैसे हो? रवि बोला, मेरे ठंड में जीवित रहने का राज यह बकरी है और इसका बच्चा है। रात को जैसे ही ठंड बढ़ती गई, मैं इन दोनों बकरियों को कहता गया, हे बकरियों, इस जाड़े को खा लो। मेरी बात सुनकर यह बकरियां जाड़े को खाती रहीं। इससे पूरा कमरा गर्म हो गया। रवि की यह बात सुनकर गांव के ठगों की नज़र में वे बकरियां खटकने लगीं। उन्होंने उससे यह बकरा बेचने को कहा। रवि पहले तो मना करता रहा, किंतु बाद में उसने दोनों बकरी भारी कीमत में उन्हें बेच दी। रवि के वहाँ से जाने के बाद गांव के ठगों में उस मकान में रहने की होड़ लग गई और वे सभी उस कमरे में रहने के लिए आ गए जहाँ वे सोए थे। वहाँ उन्होंने उस एक कोने पर बकरों को बांध दिया। रात में जैसे ही ठंडी हवा चली, उन्होंने बकरियों से कहना शुरू किया, ये बकरियों, इस जाड़े को खा लो। ठंड और बढ़ती गई। देखते ही देखते गांव के ठग वहीं ढेर हो गए। आगे चलकर रवि ने एक युवती को रोते हुए देखा। पूछने पर उसने बताया, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसके पैरों में चोट लगी है। उसे हकीम के पास ले जाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं है। अभी रवि ने उसे घोड़े पर बिठाया और उसे उसके घर तक ले गया। वहाँ से उसकी बूढ़ी माँ को घोड़े पर बिठाकर हकीम के पास ले गया। फिर हकीम की दवाई से वह बुढ़िया स्वस्थ हो गई। रवि कुछ दिनों तक उन्हीं के घर में रहा। बुढ़िया ने अपनी लड़की का विवाह रवि के साथ कर दिया। 10 साल के बाद रवि का मन अपने माँ को देखने का हुआ तो रवि अभी अपनी पत्नी के साथ अपने घर जा पहुँचा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके माता पिता बूढ़े हो चुके हैं। उनमें अब काम करने की ताकत नहीं रही थी। उसके तीनों भाई भी गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। रवि को देखकर उसके पिता बोले, बेटा तूने सच कहा था। इस संसार में हर व्यक्ति को अपने ही भाग्य का खाना मिलता है। जो दूसरों के भाग्य पर निर्भर रहते हैं, उसे तेरे जैसे भाइयों का अभाव और गरीबी में जीवन बिताना पड़ता है। रवि की पत्नी के साथ माता पिता के पैर छुए और बोला, हर व्यक्ति को अपने भाग्य का अनुरूप वृद्धि और परिश्रम से जीवन में कुछ करना पड़ता है। मैंने जो भी पाया अपने भाग्य और परिश्रम से पाया है, किंतु आपके दिए पैसे ने मेरी बहुत सहायता की थी। पैसे वाली बात दौलत राम अभी भी नहीं समझ पाया था, लेकिन उसकी माँ की मुस्कुराहट बता रही थी कि उसे यह बात अभी तक याद है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बस अपना कर्म अच्छे से करना है। बाकी हमें जो कुछ भी जीवन में प्राप्त होता है वह सब अपने ही भाग्य से प्राप्त होता है। उसके लिए कर्म करना जरूरी है, क्योंकि कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। जय श्री कृष्ण।